साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितनी हेल्दी है, या कोई साइड इफेक्ट वो आपकी हेल्थ पर डाल रही हैं? तो मैं आपको बता दूं, सन 2017 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि जितनी भी नेशनल लेवल पर वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर 20% से ज्यादा वेजिटेबल वो थी जिनके अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू जरूरत से ज्यादा पाया गया। हम सोचते हैं कि हम हर रोज क्लीन फूड खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब स्लो पॉइजनिंग की तरफ जा रहे हैं। और इसका सोल्यूशन यही है कि आप खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए सब्जियां खुद उगाना स्टार्ट करें। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे कि कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के लिए खुद एक किसी भी छोटी जगह पर फ्रेश वेजिटेबल उगा सकते हैं, पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल उगा सकते हैं, और सबसे जरूरी बिना मिट्टी के आप खेती कर सकते हैं। साउंड्स इम्पॉसिबल, बट आई टेल यू, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। साथियों, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बिना मिट्टी के आप खेती कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप केवल न्यूट्रिएंट और पानी की मदद से आप सब्जियां उगा सकते हैं। आप अपने बालकनी में सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे उगा सकते हैं, कोई भी खाली जगह आप है, अब वहां आप हर टाइप की सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लोगों को ट्रेनिंग के लिए कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बहुत कम प्लांट है ऑल ओवर इंडिया में और बहुत कम ट्रेनिंग के सोर्स है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन सब बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर ग्रो बैग क्या होते हैं, एनएफटी टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इसके अंदर सब्जियां कौन सी उगाई जाए, सब्जियों को उगाया कैसे जाता है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करें, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग कैसे करें, इनको इरिगेशन कब देनी होती है, धूप कितनी चाहिए, छाया कितनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें किसान भाइयों जो सब्जी उगाने के लिए जाननी होती है। तो इस वीडियो के अंदर इस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे और पूरा हाइड्रोपोनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको लाइव दिखाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अच्छी सब्जी उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए। तो गाइस, फाइनली हम आज आपको दिखाने वाले हैं पहली बार हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको सीखने के लिए पूरे इंडिया से किसान भाई आए हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए मिलते हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है नए नए लोगों से मिलने में, सवाल करने में कि वो क्या सीखने आए हैं और क्यों वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। सर, आई एम फ्रॉम यूट्यूब चैनल किसान दरबार, सो वी आर जस्ट हियर फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सर, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कैसे, क्या आप क्यों सीखना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, अभी फिलहाल जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा पहले बेसिक्स तो पता होने चाहिए। ठीक है। तो सर को समहाउ शायद आपके ही यूट्यूब चैनल से आइडिया मिला था। ठीक है। तो फिर हमने अप्रोच किया और 2 दिन का हम एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं अभी। बेसिकली आप इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से करने के लिए आए? आइडिया वही है। ठीक है। बिजनेस पर्सपेक्टिव जाना है इसको, जितनी जल्दी हो सकता है, जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हाँ जी, डेफिनेटली ट्राई करेंगे इसको। तो सर, आपका क्या रीजन है सर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में? सेम रीजन है। पहले तो जैसे आजकल एनसीआर के अंदर जिस तरीके से खेती हो रही है, वो गंदे पानी में, और न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो वैसे नहीं जो होने चाहिए। जी सर। तो मुझे लगता है कि एनसीआर रीजन में इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। तो मैम, आपका मैं जानना चाहूंगा कि वुमेन्स भी मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में आ रही हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, या आप जस्ट फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, वैसे मेरे हस्बैंड है राजीव मित्तल, मैंने अमित्तल, बट ये मेरा इंटरेस्ट है। मतलब पहले मैं किचन गार्डनिंग करती भी हूँ घर पे, जैसे मैंने अभी बैंगन, भिंडी और शिमला मिर्च, टमाटर ये सब लगाया हुआ है। तो ये तो फिर आपके कहने पे आए ऐसे मतलब मुझे जानना है, मुझे सीखना है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे कमर्शियल हो ना हो, बट मैं अपने बच्चे को ना एक हेल्दी लाइफ देना चाहती हूँ। अभी से इम्यूनिटी वीक होना बच्चों की, फिर आप देखेंगे एनसीआर में कितना मतलब पोल्यूशन कितना है, आप कोल्ड कफ, इवन आप ड्राई फ्रूट्स भी खा लो तो भी कोई एनर्जी नहीं होती। तो एटलीस्ट मैं उसे कम से कम एक अच्छी मतलब हेल्दी फूड तो दे ही सकती हूँ। आप देखोगे आजकल डाइटिशियंस वगैरह सब ऑर्गेनिक बोलते हैं कि ये चीज इस्तेमाल करो, आप वो करो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अपने घर को इस अच्छे से करूँ और आफ्टर दैट कॉमर्शियल हो गया तो वेल एंड गुड। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके। तो थैंक यू गाइज। एंड सो गाइज, आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से फार्मर्स यहाँ विजिट करने आए हैं। ये पैसे देकर यहाँ सीखने के लिए आए, ये पेड कोर्स है, कोई फ्री नहीं है, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये सारी ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलते हैं अब ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले तो हमने मीडियम में ये मॉइस्चर देखना है कि मॉइस्चर कितना है। ठीक है। अगर हम इस प्लांट को भी अगर हम न्यूट्रिशन जब देते हैं तो ऐसा मॉइस्चर होना चाहिए, हम इसको जितना मर्जी जोर से प्रेस कर ले, इसमें से एक बूंद भी पानी ना आए। ठीक है। और देखने में ये गीला है,
अगर इस तरीके का मॉइस्चर आप मेंटेन करके रखते हो, पौधों को ग्रो बैग के अंदर देते हैं, तो कभी भी आपको फंगल डिजीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके मीडिया में से पानी टपकता है तो उसमें आपका पानी और न्यूट्रिएंट तो वेस्ट जा ही रहा है, और ऊपर से आपको फंगल डिजीज, जो कि 80% फेलियर का कारण है मॉइस्चर। अगर आप मॉइस्चर मेंटेन सीख गए तो आप 80% यूं मानो कि सक्सेस हो जाओगे हाइड्रोपोनिक या फार्मिंग के अंदर। अभी हम ये मीडियम जो तैयार कर रहे हैं, हमने किया अभी नर्सरी के लिए। हम यहाँ पे अपना शोइंग जो सीड डालेंगे, तो अब इसमें मॉइस्चर पौधे के लिए अच्छा है, हमें स्प्राउट निकालने के लिए वो कम है, क्योंकि 3-4 दिन तक हमने मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो हम अब ये मॉइस्चर कम है, लेकिन इसमें सीड डाल देंगे, ऊपर से पानी जरूर डालेंगे। तो सर इसके अंदर भी क्या क्या मिक्सचर कर रखा आपने? कोकोपीट मीडिया के अंदर हमें वर्मिकोलाइट और परलाइट हमें मिक्स करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्मिकोलाइट और परलाइट जो होते हैं मीडिया के अंदर एक अच्छा मॉइस्चर को बैलेंस करते हैं, जिससे पौधे को ना ज्यादा गीला महसूस होता है और ना ही ज्यादा उसको ड्राई महसूस होता है, और फंगस से बचने में काफी आसान रहता है। और इसमें क्या रेशो रखना होता है तीनों चीजों का? तीनों चीजों का 3:1:1 के हिसाब से हम इसमें डालते हैं। जैसे कोकोपीट का रेशो होगा 3 और वर्मिकोलाइट और परलाइट का रेशो होगा 1:1। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, बाय वेट नहीं लेना, तोल करके नहीं लेना है, नाप करके लेना है। जैसे 3 बकेट कोकोपीट तो 1 बकेट वर्मिकोलाइट, 1 बकेट परलाइट, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से ऐड करना है। और इसकी जो ये ब्रिक्स वगैरह आती है कहाँ से, जैसे आई? हाँ, इसकी ब्रिक आती है अप्रोक्स 5 किलो के करीब होती है, और जो कि लगभग 50 लीटर पानी में बनने के बाद उसका जो ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है 50 लीटर के अप्रोक्स चला जाता है। इसके अंदर बेसिकली इन तीनों चीजों का फायदा क्या है, मतलब क्यों मिलाया जाता है? परलाइट का काम क्या है, वर्मिकोलाइट का काम क्या है? देखिए, कोकोपीट मीडिया का काम तो क्या आता है कि कोकोपीट कभी भी कंपोस्ट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोकोपीट क्या होता है कि अगर आप इसको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी पानी के अंदर डिप करके रखेंगे तो कभी भी कंपोस्ट नहीं होगा। और जैसे ही हम जब इसको वॉश करते हैं, इसको धो लेते हैं पानी से, तो इसमें से जितने भी इसके अंदर नमक है, केमिकल्स हैं, यानी इसकी टॉलरेंस 0 हो जाती है। इसकी अपनी खुद की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहती। अगर हम किसी मिट्टी या किसी और मीडियम को अगर ऐसे धोएंगे तो वो ऐसे टॉलरेंस फ्री हो नहीं पाएगा। उसमें एरिएशन अच्छा होता है, कोकोपीट में लाइट होता है, रूट्स की ग्रोथ अच्छी जी जी जी। वर्मिकोलाइट परलाइट के डालने से एक तो हमारा पीएच बैलेंस रहता है पानी का, और पौधों को, रूट्स को पीएच बैलेंस होगा तो न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। ऊपर से क्या कि मॉइस्चर मेंटेन, मेनली नर्सरी को अगर हमने ज्यादा मॉइस्चर दे दिया तो फिर नर्सरी में हमारी फंगल डिजीज आती है। गोबर की खाद वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मिक्स करेंगे तो फिर हम उसको कल को रीयूज नहीं कर सकते। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है कि वो कंपोस्ट हो जाएगा, हमारे कोकोपीट को भी खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक है। और वो दूसरा क्या है कि उनके अंदर फिर वीड भी आते हैं। हाइड्रोपोनिक का मतलब ये है कि हमें वीड ना निकालने पड़े, लेकिन गोबर के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ वीड आ सकते हैं और फिर हमें घास निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इसलिए वो कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। आपका जो होल है वो सही है, आप थोड़ा सा और पुश करो इसको, आप भी थोड़ा एक पुश करो। होल का डेप्थ कितना था? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो हमारी फिंगर है इसका इतना सा, ठीक है, इतना सा 1 सेंटीमीटर की भी डालेंगे। आपका अप्रोक्स ठीक है, कोई एक आध देख लो जो से कोने वाला कम है। आपका जो है थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा हाँ, इसको बढ़ाओ। आपका बिल्कुल एकदम सही है, और अभी ठीक है। आपका एक आध जो आपको कम लगे तो उसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर सीड लगाने की डेप्थ होती है मतलब 1 सेंटीमीटर की गहराई पे हमने डालना चाहिए। ठीक है। ये स्पिनच है जो हमारी लीफी वेजिटेबल है, लेटस को छोड़ करके। लेटस का एक बीज डलता है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, मेथी है, उसके हमें 3 से 4 सीड हर होल में डालने होते हैं। तो इसमें एक बार हमने सीड लगा दिया, ऊपर से वापस कोकोपीट से ढक देंगे। हाँ, फिर बिल्कुल। अगली प्रोसेस क्या रहती है इसकी? बस अगली प्रोसेस हम इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि अभी इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम है, हम ऊपर से पानी का स्प्रे करेंगे, फिर एक कपड़े से इसको कवर करके इसको एक ऐसे रूम के अंदर रखेंगे जहां पे टेम्परेचर कम से कम 20 और 35 डिग्री के बीच में मिल जाए। ठीक है, वो अच्छा रहेगा। अगर आप ज्यादा सर्दी में रखेंगे तो स्प्राउट निकलने में टाइम लगेगा। अगर आपने 3-4 डिग्री के टेम्परेचर पे रखा तो हो सकता है स्प्राउट निकले ही ना। 20 से 25 डिग्री हाँ, होना बीज चाहिए। जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। ठीक है। यानी उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। डोरमेंसी से तब निकलेगा जब उसको एक टेम्परेचर मिलेगा।
तो विंटर्स में कैसे मैनेज करते हैं सर ये? विंटर में हम लोग जो पॉली हाउस के बाहर जो हमारा रूम होता है या पॉली सीट से कवर जो रूम होता है, एंट्री रूम होता है, वहां पे हीट बढ़ जाती है क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होता है। ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हम किसी रूम में रख करके कोई ट्यूब लाइट या बल्ब या ब्लोअर वगैरह भी लगा सकते हैं। 4-5 दिन का प्रोसेस है। जैसे उसके स्प्राउट बाहर आएंगे फिर आप ट्रे को अपने सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ज्यादा प्रेस नहीं करना है, इसके अंदर कोकोपीट बराबर से फिल कर लिया, बड़े हल्के हाथ से। ठीक है। अब हमने 2 अंगूठों का इस्तेमाल करना है और उसको साइडों में धकाना है थोड़ा सा। साइडों में क्यों पुश करना है कि कोकोपीट अभी से बाहर निकल जाए, बाद में आपका पानी में बहेगा नहीं। ठीक है। इसको दबा करके थोड़ा सा हमने इतना स्पेस बना लिया कि हमारे इसमें पौधा रखा जाए। अब हमने इसमें प्लांट्स को रखा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में चला जाए, इधर चला जाए, उधर चला जाए, बीच के सेंटर के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर से कोकोपीट डालना है और अपने अंगूठे से ही इसको फिर थोड़ा सा लाइटली इसको पुश कर दो। ठीक है। कोकोपीट हमारा इतना ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो बहे। ठीक है। और कोकोपीट ये जो हमारे होल है ना, इनसे नीचे भी नहीं रहना चाहिए, फिर बहेगा। यानी लगभग ऊपर तक आप भरो और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दो। क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो ये कोकोपीट आपके पानी में जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ किया और इसको किया, बस। अब ये आपका ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है, न्यूट्रिशन में जाएगा सर। ठीक है। हर बार इसी को क्यों यूज करते हैं? कब कोई इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हमारे पास? हाँ, हमारे पास ऑप्शन है ना। हम इसके लिए जैसे क्ले बॉल्स होती हैं, ठीक है, क्ले बॉल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। क्ले बॉल्स भी डाल सकते हैं। ओशिश क्यूब होती हैं, हम उनके अंदर डायरेक्ट सीड्स लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। डायरेक्ट सीड्स लगा करके और उन्हीं को डायरेक्ट कप में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्ले बॉल्स के साथ कैसे करेंगे सर? क्ले बॉल्स के साथ हम करेंगे, देख लीजिए आप सब भी क्ले बॉल्स के साथ पौधा कैसे लगाते हैं। हमने प्लांट को रखा, ठीक है, ठीक है, और क्ले बॉल्स को हमने डाल देना है, बस। इतना ही काम करना, ये क्ले बॉल्स के साथ लग जाएगा बस। उसमें हमारा ये कोकोपीट, हाँ, और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, बार बार रीयूज भी कर सकते हैं। पर क्ले बॉल्स जो है हर जगह यूज नहीं होती, सबके लिए चल जाती हैं। हाँ, कप के लिए चल जाते हैं। ये सिर्फ 2 इंची 3 इंची कप के लिए। छोटे कप होंगे तो उसमें ओशिश क्यूब वगैरह चलेगी, है ना, या फिर सीधा ही पौधा का ये पूरा का पूरा पौधा सीधा ही डायरेक्ट रखा जाएगा। कोई रिकमेंडेशन होती है कि ये ज्यादा बेटर, वो ज्यादा बेटर? देखिए, उसमें डिपेंड करता है आप लेबर कॉस्ट बचा रहे हैं या क्या चीजें बचा रहे हैं। अब जैसे हमारा लेटस है, लेटस का हमने एक ही सीड्स हम लगाते हैं, तो हम उसको ओशिश क्यूब में लगाएंगे, वहां से निकाल करके सीधा उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, वो थोड़ा इजी है। लेकिन फिर वो ओशिश क्यूब की कीमत बढ़ जाती है, मान लो 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे। कुछ लोग कॉस्ट बचाते हैं, कुछ लोग जो है इजी देखते हैं। लेकिन अगर आप लीफ या कमर्शियल लेवल पे जाएंगे तो आई थिंक उसको ओशिश क्यूब पे ही जाना चाहिए। अच्छा, वो इजी है, क्योंकि अब ये भी कोकोपीट हमारा इतनी ऐसा फैल जाएगा कि अगर हम इसमें से बाद में कि कोकोपीट को निकालेंगे तो लेबर लगेगी, मेहनत का काम है। वेरी गुड, ठीक है। और अगर इसको ऐसे के ऐसे फेंकेंगे तो कोकोपीट तो हमारा इसमें भी जा रहा है, वेस्ट हो जाएगा। तो ओशिश क्यूब बेस्ट है अगर आप कमर्शियल करते हैं। किचन गार्डनर ऐसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्या करवा रहे हैं सर? अभी जो हमारे न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में देते हैं तो उसके लिए हम पहले स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ए और बी, ठीक है। उसके बाद उनको आगे TDS में कन्वर्ट करके पौधों को न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो स्टॉक सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल चलेगा। तो ठीक है, आप लोगों को वो स्लाइड आ गई है न्यूट्रिशन फार्मूले की, ठीक है। स्टॉक ए और स्टॉक बी तैयार करो, चलो। 4 लीटर पानी हमारे पास? हाँ, 4 लीटर पानी है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट लो। बना रहे हैं आप लोग, स्टॉक ए बनाइए? नहीं, ऐसे नहीं करो, ए और बी दोनों बनाओ ताकि सबको नाम भी याद होंगे और पता भी लगेगा। आप लोग बना लीजिए। थोड़ा सा सर बेसिक्स बताएंगे कैसे न्यूट्रिशन का बनाया जाता है? तो कॉम्बिनेशन में न्यूट्रिशन आते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट है, उसके साथ कैल्शियम और नाइट्रोजन आ जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटास और नाइट्रोजन आ जाता है, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फर के साथ पोटास आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम और सल्फर उसके साथ आ जाता है। उसके बाद जो भी हमारे 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो जब हम मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं। तो उनमें क्या है कि हर एक न्यूट्रिएंट हर एक के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो फट जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे मिट्टी पानी में नीचे जमा हो जाती है। तो न्यूट्रिशन इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड करने पड़ते हैं। एक जो ए पार्ट में हम कुछ न्यूट्रिएंट घोलते हैं, बी पार्ट में कुछ और न्यूट्रिएंट घोलते हैं, उसको स्टॉक सॉल्यूशन बोला जाता है। मतलब कम पानी के अंदर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन घोले जाते हैं, ठीक है। अब उसको डाइल्यूट कर सकते हैं हम बाद में, जैसे ए और बी में से हमने टैंक के अंदर, जो टैंक के अंदर वो न्यूट्रिशन डाल दिए, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। फिर हम उस पर TDS चेक करते हैं, जैसे पौधे को हमने 400 TDS, 700 TDS, 1000 TDS, कितने TDS या इसी में कुछ लोग काउंट करते हैं, ठीक है।
तो इसी या टीडीएस हम मैनेज करके पौधे को न्यूट्रिशन एक डाइट देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आई हुई है, विंटर सीजन है, लेकिन अब कुछ भाई गलती क्या करते हैं, भाग के फूल तोड़ने निकल जाते हैं। आप पास से देखो कितनी ज्यादा हनी भी इसके ऊपर बैठी हुई है, तो आप जैसे ही हाथ लगाओगे तो आपको काट लेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखा करो। यहाँ पे बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एनएफटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पाइप के अंदर जनरली लीफी वेजिटेबल्स के लिए इसको उगाया जाता है। बेल वाली सब्जी आप इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक पाइप को लगाया गया है और थोड़ा सा स्लांटेड हाइट में इसको ग्रो किया गया है। और यहाँ पे ये वेट रखा गया है। जिसको भी ट्रेनिंग करनी है तो ये पहली कंडीशन, आपको ये वेट मारना है, तभी आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। तो हैवी है भाई, ये पहली कंडीशन, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो बढ़िया वेट है भाई। तो शाम को अगर कोई जिम फ्रीक आता है तो उसके लिए वर्कआउट की सुविधा भी है। हमने इसको आज ही ट्रांसप्लांट किया है, ठीक है। तो हम 400 टीडीएस से इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी देखो पानी का टीडीएस हमारा 1200 है, तो कितना होना चाहिए? 1600। तो कितना है अभी देखो? हाँ जी 1250 यानी प्लेन वाटर ही है। एक न्यूट्रिशन ऐड करो, ए और बी स्टॉक सोल्यूशन। ये लो ठीक है, पूरी एक कटोरी डल जाएगा। पूरी डाल दें? हाँ डालो, एक कटोरी डल जाएगा, वहां से एक्सपीरियंस हो गया। थोड़ा सा खाली है। हाँ चलेगा, इतना ही डाल दो, मिला दो पहले से। अरे मिलाना होता पहले, इससे मिला दो। बस 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 उतना ही। टीडीएस भी चेक करो, पीएच भी चेक करो। ये वाला किसके पास? टीडीएस वाला चेक करने के बाद बेटा इसको ऑफ किया करो, नहीं तो फिर ये बैटरी खत्म हो जाती। 152 भी सही है। 6.6 थोड़ी देर वेट करना होता है, थोड़ा नीचे भी। 152 मतलब 1520 हो गए ना? 1520 हो गए, ठीक है। हमने कितना करना था? 1600। थोड़ा और आधा और डालो, क्योंकि हम यहाँ पे 1700-1800 करेंगे तब ये घूम फिर के 1600। ठीक है, मतलब घूमने के बाद हमेशा कम होगा। कम यार, इसमें प्लेन आप, इसमें तो सिंपल टीडीएस है। यहाँ पे आप ये छोटा वॉल्यूम है तो इसमें पानी है ना, पानी होगा तो उसमें मिक्सअप नहीं होगा। थोड़ा सा सीजर को सैनिटाइज कर लो, जो भी आप लोगों के पास है। थोड़ा 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 डालते जाओ। हाँ कर लो सब कुछ। चलिए नहीं वही है। एक सीजर मुझे दे दो एक बार के लिए, मैं तब तक आपको बता देता हूँ। ये टमाटो का प्लांट्स है, रेगुलर टमाटो जो हम लोग खाते हैं खाने में, सैलेड में, ठीक है। इस टमाटो के प्लांट में हमने जो इसकी, आप लोगों को इसमें मेन स्टेम कौन सा दिख रहा है? मेन स्टेम, ये वाला मेन स्टेम है। हम इस पौधे को मेन स्टेम पे चलाते हैं, ठीक है। इसके जो फ्रूट रखेंगे वो मेन स्टेम पे रखते हैं। हर 2 नोड के बाद इसमें फ्रूट आता है, जैसे 1-2 फ्रूट, 1-2 फ्रूट, ऐसे ही 1-2 फ्रूट, ऐसे ही 2-2 नोड के बाद इसमें फ्रूट आता है, ठीक है। और इसमें जो है हम ये बंचीज में आएंगे तो हमने इनको कहीं से भी शुरू से लेके लास्ट तक फ्रूट को हमने नहीं हटाना है टमाटर के अंदर, ठीक है। अभी इसकी साइड शक्कर जो होते हैं, साइड ब्रांच जो होती है वो ये है। आप लोगों को कुछ इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है या बराबरी है? नहीं, ये साइड ब्रांच क्यों इतनी बड़ी? ये आपको देखने में तो छोटी बड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप इसको भूल जाएं तो ये भी एक मेन स्टेम की तरह ही है। हाँ जी, क्वेश्चन है कि अगर हम इसको छोड़ते नहीं तो इतनी बड़ी नहीं हो पाती ना। बिल्कुल, ये टाइम से प्रूनिंग होनी चाहिए थी। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है कि अपना ये डेमोस्ट्रेशन सेंटर है, प्रैक्टिकल सेंटर है, खासकर स्टूडेंट के लिए। तो हमें ये लॉसेज लेने पड़ते हैं कि भी टाइम पे प्रूनिंग ना हो, कोई मेन स्टेम कट कर दे, कोई फ्रूट को कट कर दे, तो वो चीजें चलती है। प्रैक्टिकल में नुकसान तो हमें उठाना पड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए हमने इसकी टाइम पे प्रूनिंग नहीं की। अब मैं प्रूनिंग करा देता फिर आप लोग सीख नहीं पाते, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको धागा लगाने का तरीका बताता हूँ।
ये हमारी होल्डिंग क्लिप होती है, प्लांट होल्डिंग क्लिप, ठीक है। इसके अंदर एक लॉक होता है, ये लॉक है, ठीक है जी, ये लॉक है। इस लॉक के अंदर जो है धागा लॉक में आ जाता है ऐसे, ठीक है। जहां पे भी आपको लगे कि स्टेम में यहाँ पे हम पौधे को रोक सकते हैं, वहीं पे इस धागे को हम इसमें लॉक में डाल करके और इसको ऐसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। फिर इस पौधे को चारों तरफ घुमाया जाता है धागे से, ठीक है। जैसे कि अब हम इसको और आगे घुमा दे, थोड़ा बड़ा होगा हम इसको एक चक्कर ऐसे कटा देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा बड़ा होगा हम इसको और एक चक्कर कटा देंगे, ठीक है। और बाद में यहाँ पे भी एक क्लिप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सीजर हमने सैनिटाइज करनी है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया किसी भी चीज से फ्री करनी है। एक सीजर को हमने 2 पौधों में यूज नहीं करना, जैसे कि कैप्सिकम में इसी सीजर को, इन्हीं कपड़ों को आप कैप्सिकम में चले गए तो कोई भी इंसेक्ट या कोई भी है वो आपके उधर भी जा सकते हैं। फिर से सीजर को सैनिटाइज करेंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, फिर कैप्सिकम के अंदर जाएंगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। और कोई भी आपको पौधा लग रहा है कि इसमें कोई वायरस है, आप कंफ्यूज हो कि हो कि नहीं हो, ठीक है, उसमें कोई वायरस लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, उस पौधे को आप छोड़ दो, उसको लास्ट में प्रूनिंग करेंगे। ऐसे नहीं कि वही सीजर आप आगे 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 इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये कुछ हमारे शुरुआती लीफ हैं, ठीक है। जो शुरुआती लीफ हैं हम इनको कट कर सकते हैं, जो शुरुआती लीफ हैं, क्योंकि ये पुराने हो गए हैं, इनको हम कट कर सकते हैं लगभग 1-1.5 फीट तक, ठीक है। इसको कट किया, इसके बाद आगे लीफ हमने नहीं कट करने हैं। लीफ की आपने पहचान कर लेनी है। देखो ये लीफ है, इसमें कोई फूल नहीं आएगा, कोई फ्रूट नहीं आएगा, ना इसमें कोई और शक्कर निकलेंगे। लेकिन ये एक शक्कर है, इसमें और बहुत सारी लीफ आएंगी, इसमें से भी शक्कर निकलेंगी, इसमें फूल फ्रूट भी आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हम पौधे को मेन स्टेम पे चलाएंगे, जो भी शक्कर आएंगी हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। शक्कर की मैं आपको पहचान बता दूं, ये लीफ है और ये मेन स्टेम है, इन दोनों के बीच में शक्कर आएगा, ठीक है। ये मेन स्टेम, ये लीफ, इनके बीच में हर एक में आएगा। इसमें अब नहीं आएगा तो कुछ दिन बाद आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो इसमें निकल रहा है ये। अब अभी भी इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको अगली प्रूनिंग में करना पड़ता, ठीक है। यहाँ से पहले कट किया गया है, अब इसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे फिर निकला हुआ है, ठीक है। इसको हम फिर से कट कर देंगे, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे, देखेंगे ये निकल रहा है, छोटा है, तोड़ दो। अब ये इसकी प्रूनिंग हो चुकी है पौधे की, ठीक है। अप्रोक्स 21 डेज के बाद फिर से प्रूनिंग करना पड़ेगा। लीफ छोड़नी है, लीफ छोड़नी है। लीफ के बगैर पौधा अपना खाना कैसे बनाएगा, शक्कर को काटना, ठीक है। और आगे बताऊं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए इस पौधे पे आ जाइए, इस पौधे पे आ जाइए। हमने कर दी, देखो सैनिटाइज तो कर दी। हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे सैनिटाइज करना? वही H2O2 का पानी 1 लीटर पानी में 5 ml घोल करके आप उसी से नहा करके आ जाओ, ऊपर से स्प्रे करके शावर करके आ जाओ, ठीक है। देखिए अब इसमें ऐसे ही है, आपको नीचे वाला पत्ता काट सकते हैं, अगर पुराना लगे तो आपको, हेल्दी है, हरा है तो ये अपना खाना बनाएगा, इसको नहीं कट करना है। इसके बाद ये वाला है, शक्कर है, इसको कट करेंगे, ठीक है जी। आगे देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे देखो आप, ये शक्कर भी है और फ्रूट भी है, ठीक है। इसमें आगे शक्कर भी जा रहा है, फ्रूट भी जा रहा है, तो हम इसको यहाँ से फ्रूट को रखेंगे और शक्कर को कट कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हमने इसको तोड़ दिया और इसको यहाँ से फिर कट कर दिया, ऊपर से कट कर दिया, ओके, ठीक है। अब आप लोग पकड़ो और करो। तो कैसा लगा किसान भाइयों, अभी हमने सर से सीखी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में। ट्रेनिंग होता है कि पूरे पौधे को एक डायरेक्शन देना, मेन स्टेम के ऊपर चलाना, और प्रूनिंग का मतलब होता है जो बीच में मेन स्टेम में और लीफ के बीच में जो सक्कर्स निकलते हैं उनको रिमूव करना। ट्रेनिंग तो एक ही बार कर देते हैं, आप बेल को चढ़ाते रहते हैं, मेन स्टेम को रखते हुए होती रहती है, लेकिन प्रूनिंग आपको टाइम टाइम पे दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि सक्कर्स निकलते रहते हैं। और इस ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का आपकी फ्रूटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितनी आप प्रोडक्शन लेंगे उसके लिए ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को टाइम पे करना बहुत जरूरी है, ये ज्यादा रिजल्ट आपको देगा। तो सर यहाँ पे कौन सी वैरायटी लगा रखी है टमाटो की? ये हमने यहाँ पे 2 वैरायटी की हुई है, एक तो हिम सोना है सिजेंटा कंपनी की, एक नामधारी कंपनी की 4266, ठीक है सर। 2 वैरायटी। कैसी प्रोडक्शन निकलती है सर इनकी लगभग? देखो 4266 तो मैंने हाइड्रोपोनिक में यूज किया है, मेरा फेवरेट वैरायटी है, ठीक है। वो साइज, कलर, टेस्ट और इंसेक्ट अटैक भी इस पे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। हिम सोना मैंने लगाया है, लेकिन हाइड्रोपोनिक में अब की बार फर्स्ट टाइम लगाया है, ठीक चल रहा है, वो भी ठीक चल रहा है, लेकिन वो मैं रिजल्ट आपको 1-2 महीने बाद दे पाऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, पर मुझे लगता है कि 4266 ऑलवेज है। जो सर हमने नर्सरी तैयार की थी वो फिर इसके अंदर ट्रांसप्लांट की जी, नर्सरी को हमने ये ट्रफ सिस्टम है, ठीक है। एक तो ग्रो बैग सिस्टम होता है, एक ये ट्रफ सिस्टम है, इसमें ये ड्रिप लाइन बिछी हुई है, ठीक है।
तो वो नर्सरी हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट की। ये इसमें कोकोपीट भर दिया? हाँ, ओनली कोकोपीट मीडिया इसमें, और कुछ नहीं, कोई वर्मी कंपोस्ट या कुछ नहीं। इस मीडिया के अंदर हम कितनी फसल ले सकते हैं सर ये भरने के बाद? ये इस बार ये आप ये मान करो कि साल में हम 2 फसल भी लेते हैं, तो अब इसको चौथा साल है इस कोकोपीट को। चौथा साल? हाँ, 7वीं 8वीं ये है। लेकिन जैसे जैसे देखो ना, अब ये थोड़ा सा कीचड़ टाइप में लग रहा है आपको। ठीक है, ये देखो, ये कीचड़ की तरह लग रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे कोकोपीट हमारा पुराना होता जाएगा, तो उसकी जो फुलावट है, पानी को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी, उसमें फोर्स खत्म हो जाएगा। हाँ, और फिर धीरे धीरे इसमें वीड भी उगनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे देखो, यहाँ देख रहे हैं आप, एक आध छोटी छोटी जो है ये वीड भी आ गई है इसमें। हाँ, ये खेतों की तरह इसमें ये आती है। तो ऐसे टाइम के हिसाब से क्या होता है कि ये 4-5 साल तक तो हम चला सकते हैं, लेकिन कुकम्बर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि 4 साल 5 साल आप चलाए, क्योंकि कुकम्बर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ता है। उसमें 2 साल यूज करें, या तो उसमें वर्मी को लाइट पर लाइट ऐड करते रहे, थोड़ा कोकोपीट भी ऐड करते रहे, तब चलाए, या फिर उस मीडिया को आप इसमें कैप्सिकम में या टमाटो के अंदर ट्रांसप्लांट कर दें, मतलब दूसरे पौधे लगा दें और उसके लिए नया लगा लें। और अब ये पौधा ही बहुत ज्यादा ओवर हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, इनमें से हम चूज करेंगे कि मेन कौन सा है। आप लोगों के हिसाब से इसमें मेन कौन सा है? ये क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रूट है ना, फ्रूट भी है, हेल्दी भी है। जी, वेरी गुड। तो इस पे मेन जो हमने इसमें रखना है, जो प्रूनिंग नहीं करना है जी, इसको हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से करेंगे, ओके। और अब इसको फिर से इसको लॉक भी करते हैं। इसको लॉक करने का भी तरीका होता है, जैसे हमने थोड़ा सा इसको लूज किया और इसको लॉक यहाँ से करना है। अब ये जैसे मर्जी करो आप, ये जाएगा नहीं, सीधा रहेगा, ठीक है। और अब इस पौधे को हम ऐसे लंबा, थोड़ा पीछे हटो भाई, पीछे हटो, पीछे, इसको लंबा इस तरीके से करेंगे, नीचे बैंड हो गया। हाँ, ऐसे करेंगे। अब ये हमारी पकड़ में आ गया पौधा, ठीक है। हमने ये बैंड कर दिया। बाहर रखना है? हाँ, बाहर रखना है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं हमारी, जो एक्स्ट्रा है, इनको प्रूनिंग करना देना, सीजर देना कर दो, आप प्रूनिंग करो इसका। जब सारे उतर हाँ, जाएंगे। अब ये जैसे इसके पीछे वाला पौधा है वो अब इससे आगे रहेगा। अब जैसे ये है, हाँ, अब ये है, ये इससे पीछे रह जाएगा ऐसे, ठीक है जी। तो ये जैसे कि हमने ये सारे के सारे बैंड किए हुए हैं, इस तरीके से बैंड करने पड़ेंगे। ये वाले के बैंड बचे हैं, ये सारे के सारे बैंड बचे हुए हैं। तो वहां से आना चाहिए लास्ट, वो एक लाइन पकड़नी पड़ेगी आपको, या इधर से या उधर से जी। इसमें सर फूल आ रहे हैं, छोड़ दो या निकाल दो? किसको? अब इसको फूल आ रहे हैं, अगर अभी तो इसको हम निकाल सकते हैं। अगर ये फूल अगर मैच्योर हो गए होते, इसमें फ्रूट बन रहा होता, तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी साइड ब्रांच में अगर फ्रूट आ जाए तो उसको ऊपर से कट करो, और इसकी जो भी इसमें से और ब्रांचेज निकलती हैं उन सभी को ब्रेक कर दो। अब यहाँ पे एक गुच्छा आपको मिल जाएगा फ्रूट का, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये पौधा यहाँ हो गया, छोड़ दो आप इसको भी निकालना है? छोड़ दो, हाँ, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। सर उसकी हाइट नहीं रुकेगी? आपने ऊपर से काट दिया उसको। किसकी? आपने मेन स्टेम काट नहीं, मेन तो ये है ना। अच्छा। हमने ये काटी है। अच्छा, हमने इसको कट किया, जो साइड ब्रांच थी, ठीक है। ये मेन है हमारी, ठीक है। अब ये इतना हो गया, जब ऊपर जाएगा फिर हम इसको लूज करेंगे। अप्रोक्स 20 फीट धागा हमने इस पे लपेटना होता है। ये जो ट्रफ है, इसको, इसकी हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर, यानी इसमें 8 इंच तक कोकोपीट भरा जाना चाहिए। लेकिन हमारे कोकोपीट मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच है। 1.5 इंच होगा, कहीं 2 इंच होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं लास्ट में आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अरे बस भाई साहब, एकदम मान के नाप के छोड़ोगे। अच्छा, इसको कटना करना चाहिए ना? हाँ, इसको कट करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि हाइड्रोपोनिक कंसेप्ट ये है कि हम कम ग्रोइंग मीडियम में और बहुत कम स्पेस में, ताकि हमारे रूट्स ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। रूट्स नहीं बढ़ने चाहिए, और रूट्स को सिर्फ हमें एक मीडियम प्रोवाइड कराना है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। अब आप इसको भरेंगे तो तब भी वही काम होना है। मैंने इसको सिर्फ 1.5 इंच में लगाया, तब भी यही काम होना है। बहुत सारे लोग इसको इतना भर करके 3 गुना मीडियम ज्यादा खराब करते हैं, पैसे खराब करते हैं। फिर उसको मॉइस्चराइज करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। कल को अगर ओवर वाटरिंग होगी, फिर क्या होगा कि ओवर वाटरिंग होगी, वो सूखे नहीं देगा, वो फंगस आ जाएगी। अब इसको सूखना भी बहुत ईजी है ना, सूखना भी बहुत ईजी है, और पौधे को लिए बस इसको, पौधे को क्या है कि एक बेस मिल जाए जहां से वो
हमें बार बार पानी ना चलाना पड़े, 1 दिन 2 दिन के लिए इसमें पानी रह जाए, हम इतना भी मीडियम यूज कर सकते हैं। ये लाओ जल्दी से। रिजल्ट आपके सामने है। 1200 TDS के पानी पे आपने देखा ही है, उसी पे ये फार्मिंग कर रहे हैं। कोई भी आपको इसमें कोई डेफिशिएंसी या कुछ भी चीज नजर नहीं आएगी। टर्फ बेटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें फंगल डिजीज इन्फेक्शन आने के चांसेस कम रहते हैं। सब चीजों के लिए बेस्ट है। दूसरा, हमारे फ्रूट का प्रॉपर साइज बने और यील्ड जो है हमारी टाइम से आए। अगर हम उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी यील्ड जो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, पौधे को इतनी एनर्जी नहीं होगी, वो टाइम पे नहीं लेगा आएगा। अगर हम लोग मंडी में कोई भी चीज सेल करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी चीज जब पहले आती है मार्केट में तो रेट मिलते हैं। तो प्रूनिंग करना इसलिए जरूरी है। प्रूनिंग के लिए कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड भी नहीं है कि भाई प्रूनिंग के लिए पर्टिकुलर इसी दिशा में करना है, यही करना है। तो एक तरीका होता है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग कैप्सिकम को 2 स्टेम पे चलाते हैं, कुछ लोग कैप्सिकम को 3 स्टेम पे भी चलाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हर एक नोड पे फ्रूट रखते हैं, कुछ लोग साइड ब्रांच पे भी फ्रूट रखते हैं। ये चीजें डिपेंड करेंगी आप पौधे की हाइट कितना लेके जाना चाहते हैं। फ्रूट का लोड ज्यादा दोगे तो हाइट कम रहेगी, फ्रूट का लोड अगर आप कम देंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा जो तरीका है कैप्सिकम प्रूनिंग का वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम एक छोटा पौधा लेते हैं पहले, हालांकि इसकी प्रूनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये फ्रूट का लोड इस पे आ गया, ठीक है, तो पौधा ज्यादा हाइट भी नहीं बना पाया, ठीक है। देखो, हमने सबसे पहले 2 स्टेम सेलेक्ट करने हैं। आपको इनमें से 2 स्टेम हेल्दी कौन से लगते हैं? ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है, कौन सा लगता है? एक ये वाला जो आपने लिया हुआ और एक ये वाला। ठीक। सबसे पहले कैप्सिकम का फर्स्ट फ्लावर जो है वो तोड़ा जाता है। इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ से एक फूल तोड़ा गया है, देख रहे हो आप निशान? हाँ जी सर। जो भी 2 स्टेम होंगी उनके बीच में एक फूल आता है, उसको तोड़ देते हैं। अगर उस फूल को हमने फर्स्ट फ्लावर बोलते हैं, उस फर्स्ट फ्लावर को हमने नहीं तोड़ा तो पौधे की एनर्जी सारी यहीं पे रह जाएगी और आपका पौधा बोना रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। वो फर्स्ट फ्लावर हमें तोड़ना होता है। फर्स्ट फ्लावर तोड़ने के बाद अब हमने सेलेक्ट किया कि भाई ये 2 स्टेम अच्छी है। अब इनमें से भी 2 होगी, ये 2 की फिर आगे 2 होगी। इन 2 में से हमने एक रखनी है, इसको कट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे भी 2 होगी। अब इन 2 में से आपको जो भी हेल्दी लगती है आप ये रखो, ये रखो। अब इसको उधर रखेंगे ना तो 2 स्टेम आपस में टक्कर मारेंगे। हम बाहर वाली रखते हैं थोड़ी सी, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 स्टेम हमने एक सिलेक्ट करनी है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देंगे, वो अगली प्रूनिंग में करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पौधे के ऊपर लीफ रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब पहले हमने 2 की, अब एक की। अब इसमें से, अब इनमें से हमें कौन सी हेल्दी लग रही है? मुझे तो ये हेल्दी लग रही है, ठीक है, तो हमें इसको प्रूनिंग कर दूंगा। अब इनमें से कौन सी हेल्दी लग रही है? ये लग रही है, तो मैं इसको प्रूनिंग कर दूं और पौधा भी थोड़ा सा वी शेप में हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने छोड़ देना है। फ्रूट हमने कहाँ रखना होता है? हर एक स्टेम पे ना यहाँ पे फ्लावर आता है, यहाँ पे फ्लावर आता है। अब इनके फ्लावर, क्योंकि देखो ना छोटा पौधा है, फ्लावर पूरा बड़ा है, हार्वेस्ट नहीं हुआ, तो इससे क्या होता है कि अगले फ्लावर कई बार ड्रॉप हो जाते हैं। अगर हमने इनको ये रखा नहीं होता, प्रूनिंग की होती, या इसको टाइम पे तोड़ लेते हैं तो अगला फ्लावर हमारा बच जाता है, ठीक है। इस तरीके से पक चुका है, अभी बाकी है। ये आप चाहे तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये तैयार है। इसको देखने का क्या तरीका? साइड से आप कैप्सिकम खरीदते होंगे घर में, क्या देख के लेके आते हैं? वही देखना है। सामने भी ये देखना तोड़ सकते हैं। हाँ, कई बार प्राइस के हिसाब से भी हार्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट में प्राइस अच्छे चल रहे हैं थोड़ा छोटा भी तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से। पौधे पे भी वेरी करता है हार्वेस्टिंग। हाँ, जैसे अब मैं इसको चाहे थोड़ा छोटा भी तोड़ दूं तो उससे क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं इसको बड़ा करने की सोचूंगा तो क्या होगा? ये ग्रोथ रुक जाएगी। तो कई चीजों पे करता है। अब जैसे ये पौधा है, अब ये बेचारा, इसकी प्रूनिंग हुई नहीं टाइम से, ठीक है, और ये देखो इसका क्या हाल है, बोझ तले मरा पड़ा है, बोझ तले मरा पड़ा है, ठीक है। अब इसमें हम 2 सिलेक्ट करेंगे ब्रांच, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और अब इसमें से ये हमने कट कर लिया, 2 में से हमने ये कट कर लिया, ठीक है। इन दोनों में से हमने ये कट कर लिया, एक रख ली, ठीक है। अब ये इधर आ जाओ, इनमें से ये कट कर लिया और इन 2 में से आगे ये कट कर ली, ये 2 ऊपर की रख लेनी है हमने। अब इसमें धागे भी आपको 2 चाहिएंगे, एक धागे पे तो ये स्टेम घूमेगी या बंधेगी, ठीक है, और दूसरे धागे पे ये बंधेगी। कैप्सिकम के लिए 2-2 धागे लगाए जाते हैं, क्लियर। अच्छा, जैसे ये फ्रूट था,
अब ये वैसे टूट गया उसके साथ, अच्छा हुआ टूट गया, क्योंकि ये वैसे भी इसका अनशेप था, ये बेकार में इसकी एनर्जी ले पौधे की। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूनिंग करेंगे। आप चाहे तो एक एक दो दो पौधे पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सर हम मोटा मोटा हमने पूरी फसल के बारे में सीख लिया। एक मेन जो भाग बच गया कि हाइड्रोपोनिक में डिसीज वगैरह को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम पेस्टिसाइड की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेन उद्देश्य है कि हम पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं। तो वो चीजें अगर इन क्रॉप में डिसीज आती है, तो फंगस डिसीज आती है, बैक्टीरियल डिसीज आती है, तो कैसे कंट्रोल की जाती है? देखिए, फंगल आएगी हमारी गलती से। ठीक है, हम ओवर वाटरिंग करेंगे, बहुत तेज धूप में वाटरिंग करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, या फिर फंगस आएगी ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, ह्यूमिडिटी तो चलो हमारे ज्यादा हाथ में नहीं होती है, थोड़ा सा हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और जो इंसेक्ट होते हैं वो सब बाहर से ही आते हैं। हम जब भी अपनी क्रॉप को स्टार्ट करें, पहले पूरे सिस्टम को हम सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज मीन्स उसको किसी भी तरह के इंसेक्ट से, डिजीज से फ्री करेंगे। हम कई तरह के स्प्रे आते हैं, हम उनके स्प्रे करेंगे। ठीक है, अपने वीड मैट पे भी करेंगे, साइडों में भी करेंगे, शेड नेट पे भी करेंगे। और 15 दिन तक लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भी कोई भी इंसेक्ट अंदर रहे। ठीक है, उससे अब हमारा अंदर कोई भी इंसेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की व्हाइट फ्लाई या किसी का अंडा, एग, पुप्पा कुछ नहीं बचा है उसके अंदर। हमारी नर्सरी भी प्रोटेक्टेड एरिया में तैयार होनी चाहिए। अगर नर्सरी से कोई भी एग आ गया, मान लो व्हाइट फ्लाई है या थ्रिप्स है, उसका कोई एग आ गया, वो फिर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नर्सरी भी हमारी एक सैनिटाइज, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर या फिर अपनी खुद की तैयार की होनी चाहिए, जिसमें किसी भी तरह से इंसेक्ट से फ्री हो। ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई इंसेक्ट अंदर आता है, तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी होते हैं। कुछ बायो बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये दावा करती है कि आप हमें प्रिवेंटली यूज करते रहो, तो आप को जो है किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर करना पड़ता है, लेकिन बहुत टफ है, आसान नहीं है। आई थिंक नीम ऑयल वगैरह से, नीम ऑयल से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज जो इंसेक्ट है वो इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो इंसेक्टिसाइड से ही बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हाँ, नीम ऑयल आपकी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलकर सहायक काम कर सकता है कि उसकी पावर को डबल कर सकता है। ठीक है सर जी। बहुत सारे बायो भी आते हैं, बायो ट्रीटमेंट भी आते हैं, या फिर बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब आते हैं, हम उसका यूज करेंगे। और सबसे बेस्ट है अपने आप को सैनिटाइज करके अंदर लेके आओ, लोगों को कम से कम विजिट कराओ, अपने सारे भी जो भी प्रूनिंग के जो भी अपने हैं उनको प्रॉपर सैनिटाइज करो, और अपने मतलब जितना कम लोगों का विजिट होगा उतना बीमारी आने से रोकने पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। रोक ही सकते हैं ना। अब इंसेक्ट को हम मारेंगे कैसे? हमें रोकना पड़ेगा, चाहे उसको प्रिवेंटली स्प्रे से रोके, ऑर्गेनिक से, ठीक है, या फिर उसको पहले ही आने से ही रोके। ठीक है, लेकिन मारना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक सोइल बोर्न डिसीज के लिए ट्राइकोडर्मा एंड सुडोमोनाज ये ऑर्गेनिक होते हैं। हाँ, वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आई होप किसान भाइयों को काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो गाइज फाइनली हमारा व्लॉग हुआ पूरा, और करीब दोपहर के आई थिंक 2 बज गए हैं और अभी जाने का वक्त हुआ। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। भाइयों, हम आपके लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं, नई नई चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं वो तो आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जितनी हमारी मेहनत एक वीडियो को बनाने में लगती है, शायद उतनी मेहनत आपकी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में ना लगे। तो कंजूसी ना करें, अपना प्यार दिखाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने किसान भाइयों के पास भेज सकते हैं भेजें। तो यही रिक्वेस्ट है। जय जवान, जय किसान।